नमस्कार दोस्तों, पीजीएम क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि देख लीजिए आज इस समय आने वाले 18 फरवरी को जो वाले बच्चों का जो परीक्षा बोर्ड परीक्षा है, ध्यान में रखते हुए हमने लगाया महामैराथन क्लास। महामैराथन क्लास में आप याद रखिएगा जिसमें संपूर्ण हिंदी है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप पेपर दे के आइएगा, फिर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? जिन बच्चों का तैयारी कुछ भी नहीं हो पाया अभी तक, एकदम नहीं तैयारी हो पाया, उनके लिए महामैराथन लाया गया है। वैसे रात के बज रहे हैं लगभग 11 और 11 बजे से लगभग क्लास ये लगभग 5 बजे तक चलेगा लगातार। तो आप लोग का बस सपोर्ट हमें चाहिए, ठीक है? और हिंदी में कहाँ-कहाँ से प्रश्न पूछे जाएँगे, क्या-क्या प्रश्न आएँगे, कहाँ से आएँगे, इसमें पूरा समराइज़ किया गया है, ठीक है? एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आएगा नहीं और संपूर्ण हिंदी को रखा गया इसमें। हमारी टेक्निकल टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया इस पे बनाने में, ठीक है? इस पीपीटी को तैयार करने के लिए। हम अवधेश सर के बहुत-बहुत आभारी हैं और किशन बाबू के बहुत-बहुत आभारी हैं, इन्होंने काफ़ी समय दिए। तो आइए सभी बातों को समाप्त करते हुए हम बात करेंगे इस हिंद महामैराथन पे और इस पर याद रखिएगा इतना ज़्यादा आप लोग प्यार दीजिएगा, ठीक है? जितने भी बच्चे जिन बच्चों का तैयारी अभी तक हिंदी से है, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं। महामैराथन शुरू हो रहा है और ठीक है? और याद रखिए गेट क्या है 98 मार्क्स आउट ऑफ दी 100 कहने का मतलब 100 में से आपका 98 नंबर फिक्स है, इससे बाहर जाएगा नहीं, ठीक है? बात को याद रखिएगा। तो यहाँ क्या-क्या सर आने वाला क्वेश्चन उसको बताएँ? देखिए, बात हम करेंगे, पहला गद्यांश खंड का गद्यांशों पर आधारित तथ्य जो होगा, दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को क्या करना है? उत्तर देना। सर ये कहाँ से आएगा इस बार परीक्षा में? तो याद रखिए कहाँ से आएगा, नीट तो बहुत लग रहा है पर क्या करेंगे? नीट ज़रूरी है कि आप लोग का क्लास ज़रूरी है। ये राष्ट्र का स्वरूप है और ये राष्ट्र के स्वरूप को किसने लिखा? राष्ट्र के स्वरूप की बात अगर हम करें, याद रखिएगा तो वासुदेव शरण अग्रवाल लिखे हैं और याद रखिएगा इसको देखते जाइएगा। आप लोग को स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा तो आवाज़ सुनाई तो ज़रूर देगा। देखिए इधर, भूमि का निर्माण देवों ने किया, वह अनंत काल से है, उसके भौतिक रूप, संदर्भ और समृद्धि के प्रति सचेतना होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। तो इसमें जब पैराग्राफ परीक्षा में जो ये आने वाला है, कर्तव्य शब्द ज़रूर मिलेगा। भूमि के पार्थिव स्वरूप, स्वरूप शब्द बार-बार आएगा, ठीक है? परीक्षा में आप पहचान जाएँगे। स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, उतनी हमारी राष्ट्रीयता बलवरित हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में संपन्न राष्ट्रीय विचारधारा की जननी है, ठीक है? जो राष्ट्रीय पृथकों के साथ नहीं वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी गहरी होगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुरण पल्लवित होगा और इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधपत्य जानकारी प्राप्त करना उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचान आवश्यक धर्म है। कहने का मतलब आपका जो परीक्षा में छपा रहेगा, तो आपको क्या करना है, ये 2-3 पॉइंट नोट कर लेंगे। पहला शब्द तो इसमें याद रखिएगा मिलेगा क्या? कर्तव्य शब्द ज़रूर आएगा। क्या आएगा? कर्तव्य शब्द इसमें आएगा, याद रखिएगा आप लोग। कर्तव्य लिखा रहेगा, इससे पहचान जाएँगे और दूसरा राष्ट्र शब्द लिखा रहेगा, उससे जान जाएँगे और याद रखिएगा और सुंदरता की बात अगर कर देगा, तो याद रखिएगा ये सब शब्द अगर मिलते हैं, राष्ट्र कर्तव्य शब्द मिल राष्ट्र शब्द मिल जाए, कर्तव्य शब्द मिल जाए, तो कहने का मतलब वो चैप्टर कहाँ से आया है, वो याद रखिए वो पैराग्राफ राष्ट्र का स्वरूप से आया है। ये लेखक कौन है? याद रखिएगा वासुदेव शरण। सारा रेखांकित अंश की व्याख्या करो। देखो आपके परीक्षा में यहाँ रेखा पारा जाएगा। यहाँ जो क्या होगा ये रेखा पारा जाएगा, तो इसीलिए हमारी टेक्निकल टीम ने क्या किया अलग रंग से कर दिया है। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, पहला है राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? ठीक है? तो इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा। ठीक है? तो आइए हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इस तरह है। तो क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं तो ध्यान दीजिएगा।
यहाँ जो दिया गया राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य है। तो यहाँ से आपको ढूँढना रहेगा राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य। तो यहाँ इसी से ढूँढ के आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? और हमारा कर्तव्य क्या है? तो यहाँ नहीं मिल रहा तो इसके प्रश्न के आधार पे चले आते हैं उत्तर के आधार पर। तो देखिए, इसका उत्तर जो होगा राष्ट्र भूमि के भौतिक संदर्भ समृद्धि के प्रति सचेतना होना ही हमारा आवश्यक कर्तव्य है। ठीक है? ये पहले क्वेश्चन का आंसर रहा। दूसरा, आप खाली सुनते रहिए बस। किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? किस प्रकार की राष्ट्रीयता, जब एक कहानी 2 बार पढ़ लेंगे पेपर में ना, तो आप उसी में से सब आंसर पा जाएँगे। किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल निर्मूल कहा है? याद रखिएगा, यह जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं गई है, उसके लेखक ने क्या कहा है? निर्मूल कहा है। इस बात को याद रखें। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं गई है, उसे लेखक ने क्या कहा है? निर्मूल कहा है। इस बात को याद रखिए। ठीक है? अब यहाँ देखिए, इसमें अभी और क्वेश्चन इसके अंतर्गत है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। यहाँ भी क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है पैराग्राफ में। क्या पृथ्वी सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है? जननी है। क्या है? जननी है। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसी में या अथवा करके वही चीज दिया गया है। ठीक है? यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? याद रखिएगा, हम बात अथवा गा की करें, 3 क्वेश्चन करके दिए, इसको छोड़। भूमि का निर्माण किसने किया है? तो भूमि का निर्माण देवों ने किया है। इसका उत्तर आप ही लगा देंगे। ठीक है? वही चीज अगर लिखना रहेगा तो आप लिख लेंगे भूमि का निर्माण देवों ने किया है। ठीक है? और ध्यान दीजिएगा, थोड़ा देख लें, आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है। ठीक है? तो भूमि का निर्माण किसने किया है? देवों ने किया है। अगला देखिए, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिमाण क्या होगा? तो ढा की बात अगर करते हैं प्रश्न, जब इसको पैराग्राफ पढ़ेंगे तो बार बार आपको उत्तर वहां से मिल जाएगा। तो देखिए, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने से हमारी राष्ट्रीयता बलवित हो। इस बात को याद रखिए। अगला क्वेश्चन इसी में देखिए क्या कह रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि रेखांकित अंशों का क्या करना है? व्याख्या करना, भाव स्पष्ट करना। और दूसरा क्या है? पाठ का शीर्षक का नाम लिखना। तो आप कुछ नहीं, चैप्टर का नाम पता है, प्रस्तुत गद्यांश, एक गद्य है ना, तो अगर गद्य है तो याद रखिएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिनके लेखक क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। आप लिख ले जाएंगे, देख जाएंगे, ये लाइन आप इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखा गया है। इस बात को आपको लोग दिमाग में बैठा लेंगे। पेपर हूबहू आपको मिलेगा, एकदम इससे बाहर कुछ आने वाला। अब देखिए, और अगला क्वेश्चन क्या करा कि इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, आपको मैं एक बता दे रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, इसको रट्टा मान लीजिएगा। पृथ्वी के पार्थिव स्वरूप एक संदर्भ के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता मजबूत या पृथ्वी के सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारों को पैदा करने वाली है। तो राष्ट्रीयता इस भूमि से नहीं, वह जड़ नहीं। राष्ट्रीयता जहाँ अति गहन होगी, उसकी जड़ें तल में उतनी गहरी होगी, वह उतना ही अधिक राष्ट्रीय भाव पनपेंगे। ठीक है? और राष्ट्रीय भावों का अंकुर उतना ही अधिक पल्लवित तथा पुष्पित और प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना के संदर्भ, उपयोगिता और महिमा को पहचानना। ठीक है? ये इसका मेन सारांश हो जाएगा। ठीक है? तो एक क्वेश्चन इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है? अगला देखिए क्या पूछा जा रहा प्रश्न, उसी से पूछा जा रहा पृथ्वी। ये अगला प्रश्न है। ऐसे दे देगा परीक्षा में पैराग्राफ और ये पूछा जाएगा, दे क्या देगा, इसी में से आपका मिला है।
पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, इन सबके प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलाने चाहिए। राष्ट्र के नयुगों के हृदय में सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती हैं, तब तक हम रुके हुए समान हैं। अब यहाँ ये जो दिया गया पीले रंग से आप लोग याद रखिएगा, ये रेखांकित रेखा इसके नीचे पारा गया, परीक्षा में पारा रहेगा, व्याख्या करना रहेगा। ठीक है। अब प्रश्न पूछा जा रहा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से किया गया है, जिनके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आप रेखांकित अंश की व्याख्या करना, इसी का व्याख्या करना, विज्ञान और उदयम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया भाग खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ावा चाहिए। अब इसमें देखिए, इसके जो हम उत्तर की बात करेंगे तो उत्तर का की बात कर रहे हैं। देखिए, तो यहाँ तो का हो गया, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जो भी है, संदर्भ मैंने बता ही दिया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। जिनके कविवर को, जिनके लेखक कौन है? गद्यांश रहेगा तो लेखक की बात करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अब व्याख्या की बात अभी करेगा तो याद रखिएगा, व्याख्या में याद रखिएगा, किसी राष्ट्र के भौतिक स्वरूप को उन्नत बनाने के लिए सबसे जरूरी बात है कि विज्ञान और उद्यम दोनों को एक साथ मिलाकर काम करना चाहिए। विज्ञान का विकास इस व उद्यम अर्थात श्रमिकों के हितों पर कुठाराघात न करे, बल्कि उनकी कार्य कुशलता में गुणात्मक वृद्धि करे। यह कार्य किसी दबाव में नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि सबकी सहमति, इच्छा और प्रशंसा से होना चाहिए। ये चीज का संदर्भ, इसका रेखांकित अंश का व्याख्या आप 2 बार इसको पढ़ लीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन की बात अगर देखिए करिए करते हैं, क्वेश्चन का की बात करेंगे तो देखिए क्या कह रहा है, राष्ट्रीय चेतना में भौतिक ज्ञान विज्ञान के महत्व को लिखिए। देखिए, इसके महत्व की बात अगर हम करते हैं तो राष्ट्रीय चेतना में भौतिक ज्ञान विज्ञान का अत्यंत महत्व, ज्ञान और उद्यम दोनों मिलकर ही राष्ट्र को उन्नत बनाते। ठीक है। अब घा वाले को देखिए, प्रश्न क्या पूछ रहा है घा वाले में, लेखक ने राष्ट्र सुप्त अवस्था कब तक स्वीकार की है? याद रखिएगा, अब यहाँ अगर बात करेंगे तो राष्ट्र और राष्ट्र के निवासियों को तब तक सुप्त समझना चाहिए जब तक राष्ट्र के नवयुवक जागरूक और जिज्ञासु नहीं होते। ठीक है, इस बात को याद रखिए। और देखिए इसमें हमारा विज्ञान और श्रम के संयोग से राष्ट्र प्रगति के पथ पर कैसे अग्रसर हो सकता है। तो आप इसमें देखिए क्या लिखा है, विज्ञान और श्रम के संयोग से राष्ट्र समग्र विकास करेगा, अपनी मातृभूमि की समग्र और सर्वोत्तम समृद्धि एवं उसके रूप संदर्भ को चरम तक पहुंचाने के लिए ज्ञान का विकास इस प्रकार करना होगा कि उससे हर एक हाथ को रोजगार मिले। ठीक है। अब देखो एक चीज बता रहे, गद्य में थोड़ा आपको बोरियस महसूस होगा, आपको लगेगा समझ में कम आ रहा है। आप इसको 2 बार एक बार पढ़ेंगे, मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन छप के आएगा परीक्षा में, स्लाइड में जुड़वा दिया। ठीक है, अभी आगे मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, अलंकार है, चौपाई है, छंद है, दोहा है, सोठा है, एक शब्दों का अनेक शब्द है, अनेकार्थक शब्द है। ठीक है, संस्कृत के प्रश्न है, भाषा प्रणाली चैप्टर से है, ए टू जेड लिखा गया है इसमें। ठीक है, बस यही आपको थोड़ा आपको अजीब सा इसमें लग रहा है अभी कुछ। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं दूसरा चैप्टर। इसमें देखिए पहले में 2 ही पॉइंट ध्यान देना। अगला है रॉबर्ट नर्सिंग होम, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ये लिखे हैं। ठीक है, रॉबर्ट नर्सिंग होम का मतलब सर परीक्षा में कैसे पहचानेंगे, तो परीक्षा में पहचानने का ही है कि रॉबर्ट नाम आएगा, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो इस पैराग्राफ को हम पढ़ रहे हैं। मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था,
बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था। ये तो आपका अब रेखांकित अंश की व्याख्या दिया, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों देखा कि कोई अपनी पीड़ा से को पराए और किसी का उत्साह सदा किसी को पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। अब यहाँ देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या करना आपको परीक्षा में क्या करना है, इतने का खाली उत्तर देना है। ठीक है? समझ रहे हैं ना? हाँ, याद रखिएगा एकदम केंद्रित रहेंगे तो समझ में आएगा। हिंदी देखिए हिंदी में फेल तो सब में फेल, हिंदी में अच्छा नंबर आ गया तो 18 फरवरी को जो पेपर है ना, तो याद रखिएगा शर्ट का पहला बटन अगर बंद अच्छा हुआ, फुल बंद होगा सही, अगर पहला मिस्टेक हुआ तो फिर समझ लीजिएगा, ठीक है? हाँ, याद रखिएगा। क्योंकि इस समय शादी-ब्याह का लगन चालू है ना, जयमाल देखने के चक्कर में पढ़ाई नहीं देख रहे हो ना, फिर समझ लीजिएगा। हाँ, जयमाल थोड़ा कम देखिएगा, जौनी देखना है इसको देखिएगा। ठीक है? अब उपयुक्त गद्यांश के पाठ में लेखक का नाम लिखिए। इसमें देखिए क्या है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रॉबर्ट नर्सिंग होम से लिया गया है, जिनके लेखक है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। ये तो बता देगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करना तो रेखा वाला आप पढ़ लेंगे, तो इसका उत्तर की बात अगर करें तो रेखांकित अंश की व्याख्या की बात याद रखें। आज उन्होंने अशुद्ध स्थितियों देखी हैं, उन्होंने इस जगत में मानवता के लिए स्वयं को समर्पित श्रद्धा प्राप्त करने का विस्तृत एवं मनोहरी दृश्य देखा। समर्पण और प्राप्ति अद्भुत और सुकोमल स्वरूप उन्हें आज ही दिखाई दिया है। जब मदर टेरेसा ने अधिक दुखी व्यक्तियों की पीड़ा दूर करने की बात कही, एक ओर वह पीड़ित रोगी था, अपनी पीड़ा के कारण मदर टेरेसा की श्रद्धावन प्राप्त कर ली, और दूसरी ओर मदर टेरेसा भी जीवन का उत्सर्ग केवल दुखी व्यक्तियों की पीड़ा को दूर करने के, अर्थात यदि एक ओर दुखी व्यक्ति ने अपनी श्रद्धा और दूसरे प्यार को अपनी पीड़ा के कारण पाया था, तो दूसरी ओर मदर टेरेसा ने अपना प्यार अधिक दुखियों को ही समर्पित कर दिया। कहने का मतलब इस चैप्टर में आप मदर टेरेसा जो शब्द लिखा गया है, इससे आप जान पाएंगे कि ये कहाँ से आया हुआ है, और इसको आपको कहानी की तरह एक बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये महामैराथन क्लास है, में अभी आगे रोचक ज़्यादा आपको लगेगा, थोड़ा आपको इसको देखना पड़ेगा। अगला देखिए क्या है, लेखक ने समर्पण और प्राप्ति का कौन सा अद्भुत स्वरूप देखा है। देखो बार बार बता रहा हूँ, जिन बच्चों को एकदम तैयार नहीं है, कुछ नहीं तैयार, ये वीडियो देख के जाए 100 नंबर में से आपका धरा धरा याद रखिएगा 90 नंबर मिल जाएगा, बात को बता दे रहे हैं। ठीक है, तो लेखक ने समर्पण और प्राप्ति का कौन सा अद्भुत स्वरूप देखा है, तो याद रखिएगा हम बात करेंगे यहाँ। लेखक ने समर्पण और प्राप्ति का अद्भुत स्वरूप तब देखा जब मदर टेरेसा ने एक अधिक दुखी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने को कहा, और एक और पीड़ित व्यक्ति था जिसने अपनी पीड़ा के कारण मदर टेरेसा की श्रद्धावान प्राप्त कर ली, तो दूसरी ओर मदर टेरेसा भी जिन्होंने अपना प्यार अधिक दुखी व्यक्तियों को ही समर्पित कर दिया था। ठीक है, तो मदर टेरेसा में याद रखें। अगला क्या है, अ, उपयुक्त गद्यांश में लेखक क्या उद्देश्य निहित करता है। तो इसमें क्या लेखक ने उद्देश्य निहित किया है, ये कहा गया है, इस गद्यांश के माध्यम से लेखक ने मदर टेरेसा आत्मत्याग तथा रोगियों के प्रति उनका सेवा भाव और प्रेम को दर्शाया है। ठीक है, तो किसकी बात किया गया है, सेवा भाव को दर्शाया गया है, इस बात को याद रखें। अब दूसरा खंड इसमें से लेते हैं तो याद रखिएगा, इसमें देखिए क्या है, यह अनुभव कितना चमत्कारी है। देखिए अभी आपको और आनंद अभी आएगा, अभी आनंद नहीं आ रहा है, अभी ये फ़िल्म स्टार्ट हुआ है। फ़िल्म स्टार्ट हुआ तो इसका मतलब अभी हीरो बहुत छोटा, धीरे-धीरे अभी जैसे बड़ा होगा तैसे फिर देखिए, जब प्रेम वाला कहानी चलना शुरू हो जाएगा ना, तब आप वैसे डूबना शुरू हो जाएँगे। और फिर बीच-बीच में मार-पीट होगा तो भी देखेंगे, तभी आपको लग रहा है कि सर ठीक है, लय नहीं पकड़ रहे हैं, तभी आप नहीं पा रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यह जो जितनी अधिक बुद्धि है, वह उतनी ही अधिक मुस्कुरामयी है।
यह किस, अब देखिए यहाँ से रेखांकित अंश की व्याख्या रहेगा आपके कॉपी सीरीज पेपर में, ठीक है? यहाँ से दिया गया है। यह किस तक की जोत है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की सेवा, निरंतर जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की, भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे, छिप रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। ठीक है? तो याद रखिएगा, मैं बार-बार कह रहा हूँ, जो दिल्ली, बम्बई से कमा के आए हुए बच्चे पेपर देने आ रहे हैं ना, वो लोग ये जो बहुत इम्पोर्टेंट है, महामैराथन पूरे यूट्यूब पे नहीं पाओगे, बता दे रहे हैं। ठीक है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करना है तो याद रखिएगा, का को छोड़ दीजिए। अब रेखांकित अंश की व्याख्या, इन नसों के अंदर कोई भी अलौकिक तेज, इनका जीवन सजग बना गया है। वे सब किसी लक्ष्य केंद्रित सेवा प्राण जीवन के प्रकाश को विकिरणित करने वाले प्राणियों का समूह है। ये अद्भुत विश्वास भरा हुआ है। इनका जीवन एकाग्र साधना का जीवन है। आज भी ये भयंकर रोग से पीड़ित रोग को अपनी मुस्कान भरी कृपा से जीवित रहने का अमर संकल्प देती हैं। ठीक है, इस कहानी को आप अच्छे से 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। यहाँ पर रहने वाली नस्लों के देश अलग-अलग हैं, भाषाएँ भिन्न-भिन्न हैं, किंतु उनके मन जलने वाले प्यार और सेवा की ज्योति शुद्ध एवं सर्वोत्तम है। भाषाएँ भले इनकी अलग हों, रहन-सहन अलग हो, लेकिन प्रेम तो एक समान है, इस बात को याद रखिए। अब गा की बात करेंगे। गा में गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट करना है इसमें। देखिए गद्यांश का, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने मदर टेरेसा के अद्भुत रूप से प्रशंसा बिखेरने वाले चमत्कार पूर्ण सुंदर स्वभाव की सुंदर झांकी भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो याद रखिएगा, अगर आप मदर टेरेसा शब्द पाते हैं या राष्ट्र शब्द पाते हैं, रॉबर्ट नरसिंह होम, ये सब शब्द अगर पा जाएंगे तो समझ लीजिए कि इस चैप्टर से आया है। मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है? अब अगला देखिए क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति, कौन सी ज्योति सर्वोत्तम ज्योति, सबसे हृदय में एक अशुद्ध ज्योति प्रज्वलित है, वह सेवा और प्यार की ज्योति, यही ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति। हाँ देखो भाई, पढ़ाई लिखाई में तो लोग कम मन लगाते हैं, लेकिन प्रेम प्यार और में याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा लगा लेते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो ये मैं बार बार बता रहा हूँ, इस पे आप दुनिया अपने जीवन के बारे में ज़्यादा सोचिए। प्यार-व्यार क्षणिक होते हैं, पल भर हुआ, खत्म हुआ, उसके बाद याद रखिए उसके बीच में रास्ते बचे हैं ना, वो करियर भविष्य के हैं, और उसी में अगर बन गया तो बन गया, नहीं फिर समझ लीजिएगा जैसे बाढ़ आ जाता नदी का ना, उसी में नाव अगर इधर-उधर थोड़ा सा हलकोरा मारो तो या तो डूब गया तो पार हो गया। तो याद रखिए उन चीज़ों से बहुत दूर रहिएगा। और अगला देखिएगा इसमें, लेखक ने किसके मुस्कानमय जीवन का चित्रण किया है? तो लेखक ने प्रस्तुत पद्यांश में रॉबर्ट नरसिंह होम में समर्पित भाव से सेवारत और सर्वाधिक श्रद्धा दर्श मदर टेरेसा के मुस्कानमय जीवन का चित्रण किया है। इतना ही आपको समझ में आ गया। अब आइए हम बात करते हैं आगे। अगला देखिए क्या है इसमें, अगले में याद रखिएगा, इसमें हम बात करेंगे अशोक के फूल की बात करेंगे। चैप्टर नंबर तीसरा, एक पैराग्राफ से जो परीक्षा में आने वाले हैं वही लिया गया है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, जो परीक्षा में छपा है वही क्वेश्चन लिया गया। अशोक के फूल, इनके लेखक कौन की बात करें, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका मतलब याद रखें, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब यहाँ देखिए इस चैप्टर में क्या लिखा रहेगा, मिलेगा शब्द अशोक नाम जरूर आएगा, वृक्ष नाम आएगा, तो समझ लेना कहाँ से आया है, अशोक के फूल के नाम से चैप्टर से आया है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया है। ठीक है, अब आगे धीरे-धीरे चल रहे हैं। यहाँ देखिए अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सव का बड़ा सरस वर्णन मिलता है। असल पूजा अशोक की नहीं, बल्कि उसके अधिष्ठा संदर्भ देवता की होती थी। इसे
मनोत्सव कहते थे। तो जौन पीले भाग से है ये रेखांकित अंश की व्याख्या है, इसके नीचे याद रखिएगा, आपको मैं बार-बार बताऊँ, इसके नीचे रेखा पारा गया है। आपके सीरीज में या कि पेपर में ऐसे रेखा पारा रहेगा तो कहेगा रेखांकित अंश की व्याख्या करें, ठीक है? जितने का। और बाकी इस जब कहानी को आप पढ़ोगे तो इसी से आपको उत्तर मिलेगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है, जिनके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। ये इसका क्या हो जाएगा, गद्य। अशोक वृक्ष की पूजा किसकी देन है? अशोक वृक्ष की पूजा किसकी देन है, तो यही देखिए कहीं लिखा है, ठीक है? प्राचीन साहित्य में इन वृक्षों की पूजा के उत्सवों का बड़ा सारा वर्णन मिलता है, ये भी लिख सकते हैं या इसी भाषा में आगे देखिए। अशोक वृक्ष की पूजा गंधों और यक्षों की देन है, इसके उत्तर ये भी लिख सकते हैं, ठीक है? ठीक है। अब अगला देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या करना। तो यही मैंने बताया, रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है, असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठा और कंदर्प देवता की होती थी, मनोत्सव कहते थे। अब यहाँ रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या कह रहा है, आप ध्यान से समझें। लेखक कहता है, असल में यह पूजा अशोक वृक्ष की नहीं बल्कि अधिष्ठाता कामदेव की पूजा है। कारण इसे मन, मद, मदन उत्सव कहते हैं। क्या कहते हैं? मदन उत्सव कहते हैं। बात को याद रखिए। लाइन को मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। लेखक कहता है, असल में यह पूजा अशोक नहीं बल्कि उसके अधिष्ठा कामदेव की पूजा है। कारण इसे मदोत्सव कहते हैं। अब आइए घा की बात, यहाँ देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है। अशोक वृक्ष को कौन पुष्पित किया करती थी? ठीक है, अशोक वृक्ष को कौन पुष्पित किया करती थी? इसका मतलब यहाँ हुआ कि राघव रानी की अपनी सहुनपुर चरणों के आघात से इस रहस्यमय वृक्ष क्या करती थी, ठीक है? तो इसमें राजघरानों, अगर कहीं इसमें त्रुटियां मिल जाए, गलती मिल जाए तो उस पे मत जाइएगा, ठीक है? टेक्निकल टीम से कभी-कभी ऐसा हो जाता है। तो लाइट का इश्यू था तो वो भी सही किया गया, बाकी इसमें अगर एडिटिंग में मिस्टेक, राजघरानों की रानी ही अपने कानपुर चरणों के आघात से इस रहस्यमय वृक्ष को पूरी क्या करती थी, ठीक है? मैंने बार-बार बताया, ये जो महामैराथन क्लास है 100 में से आप याद रखिएगा, 3 बार रिवीजन कर लिए वीडियो, तो 100 में से तो 95 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, मैं 100% बता, परीक्षा दे के आइएगा। अगर हूबहू पेपर अगर नहीं मिला तो फिर आप बताइएगा, ठीक है? अब बात हम आगे करते हैं, आगे देखिए। प्रतिष्ठा और स्व शब्दों का अर्थ लिखिएगा। तो यहाँ 2 शब्दों के अर्थ लिखने, अधिष्ठा अधिष्ठा और का अर्थ है देवभाल करने वाला, मतलब देखभाल करने वाला है यहाँ, देखभाल करने वाला यहाँ हो जाता है। अध्यक्ष तथा स्वक का अर्थ है गुच्छा। गुच्छा माने जानते हैं ना, जैसे अंगूर का गुच्छा हो या और चीज़ कह दीजिए, जिससे मतलब गाँव देहाती भाषा में नहीं कहते, झुप्पा में है, ठीक है? कहने का मतलब आम-वाम का जो गुच्छा नहीं होता है, 7-8 आम अगर लगे हैं तो कहते हैं क्या, गुच्छे में है, वही चीज़, ठीक है दोस्तों? यहाँ तक तो समझ में आया। तो पहला चैप्टर याद रखिएगा, मैं आपको एक बार यहाँ तक दोबारा ले चलता हूँ। तो पहला चैप्टर का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, वासुदेव शरण अग्रवाल इनके लेखक हैं, याद रखिएगा ये पॉइंट को। दूसरे क्या हैं? दूसरे याद रखिएगा इसमें, आप रॉबर्ट नर्सिंग होम है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा, ठीक है? और तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें, तीसरे पॉइंट की बात करें, अशोक के फूल हैं, जिसके लेखक कौन है? आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी, ठीक है? अब अगला देखिए पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ साधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। भाई सही ये बात है,
दुनिया क्या कह रही कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। अब्बा रुपया उधार दे देना केहू के, तू एको दाना याद करी कि हमें देवे के है। अब अपने पैसा उधार दे के अपने बार-बार माँगा तब देखा आपके मिली कि ना मिली उहो दिहे ताव से देई। 4 महीना बाद अगर देवहू के रही तो ताव से देई। कहिए हला अपन बड़का पैसा वाला भय है। ठीक है? तो दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है वास्तव में। और रही बात अगर आप किसी से प्रेम-व्रेम कर लेते हैं बहुत ज़्यादा गहरा और कुछ दिन बाद याद बात कभी करेंगे ना, कहेंगे कि ये भैया कहाँ से? कौन है? हम समझ ही ना पावत हई भाई। ठीक है? तो जब समझेगा ना तब तो बहुत ज़्यादा लगा और जब ना समझेगा जानते हैं ना भाई, ध्यान दीजिए। सब बातों को छोड़िए, वो सब जीवन में मत करिएगा। इस समय शादी-ब्याह का लगन चल रहा है, जब पेपर करीब आता है ना तब लगनियो बढ़िया तेज रहता है ना? और और जब और ज़्यादातर लोग रतिये में जगते हैं जयमाल देखने के लिए। और जयमाल अगर देखे तो समझ लीजिए वो करंट लगा, ठीक है? और करंट लगा तो समझ लीजिए फिर वहाँ दिक्कत जीवन परिचय शुरू, एक तरफ जन्म, एक तरफ मृत्यु फिक्स हो जाए। ठीक है, इधर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखिए कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है, जितने से उसका स्वार्थ साधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं साधा, क्यों उसे वहाँ याद रखती है। सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा अखाड़ा ही तो है। सारा संसार क्या है? एक अखाड़ा है। ठीक है? अब देखिए जैसे-जैसे आप अंदर की तरफ इसमें चल रहे हैं ना, तैसे-तैसे अब आपके अंदर याद रखिए पढ़ने में मन लगेगा। अभी कहानी ज़बरदस्त-ज़बरदस्त बताएँगे, ठीक है? हाँ, तो आइए हम बात करते हैं इसमें। पहला जो पीले भाग से है वो है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है सर। ठीक है, क्या करना है? रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। अब ध्यान दो। ज़िंदगी की राहों में रंग-जो-गम के खेले हैं। भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं। तो लगाए हैं मैराथन क्लास, आज हम अकेले हैं, हमारे पार्टनर भी हैं, ठीक है? याद रखिएगा। अब पार्टनर में हमारे जो एडिटर हैं, ठीक है? और इनका हम बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं। बहुत ये समझ लीजिए पीपीटी बनाने के लिए उन्होंने 1-2 रात जगे हैं तब जाके तैयार हुआ है, ठीक है? अब देखिए उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो सर अभी आप बताए हैं यहाँ देखिए क्या है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है, जिनके लेखक की बात अगर करें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये संदर्भ बन जाएगा। इस बात को याद रखे रहिए। क्या बनेगा? संदर्भ बनेगा। और दूसरा देखिए क्या करें रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करना दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, ठीक है? और कुछ मत जोड़ दीजिएगा। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या है? प्रस्तुत पंक्तियों का यह आशय है कि यह संसार बड़ा स्वार्थी है। संसार स्वार्थी भाई, ठीक है? स्वार्थी क्या है? अब देखिए जैसे हमने मैराथन लगाया और बच्चों को शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए और एक दूसरे तक पहुंचाएं कि दीपक सर डीजीएम क्लासेस पे सभी बैच पढ़ा रहे हैं। हाई स्कूल का मैराथन, इंटर का मैराथन, तैयारी का पूर्ण रूप से पढ़ा, ठीक है? लेकिन नहीं, जो हमारे सपोर्ट कर रहे हैं उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और जो नहीं कर रहे हैं उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक है? याद रखिएगा हमारा यहाँ कोई गैर नहीं है, सब हमारे अपने हैं। ठीक है? यह स्वार्थ है, उतनी ही बातें याद रखता है, जितने उसका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है। अन्यथा व्यर्थ ही क्यों से यह अपने आप को उचित नहीं बनाना चाहता है। ये कहने का मतलब किसी इंसान जब इंसान किसी इंसान से जुड़ता है तो याद रखिएगा उस मतलब भर ही जुड़ता है, उससे ज़्यादा नहीं जुड़ता है। और अगर जुड़ता भी तो अगर वो नहीं अगला जुड़ना चाहता तो उसको बोझ लगता है, ठीक है? लेकिन जीवन में याद रखिएगा किसी के साथ स्वार्थ भर नहीं रहना चाहिए, ये इंसान की सबसे बड़ी भूल है। आजकल की जो मित्रता दोस्ती सिर्फ़ फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम से लोग दूर हो जा रहे हैं, लेकिन गहराई से जब कभी मित्रता होगा, जब अपनापन कभी होगा ना, तो याद रखिए एहसास होगा, ठीक है? किसी के साथ दोस्ती मित्रता करिएगा, दिल से करिएगा, दिमाग से नहीं करिए। दिमाग से करने वाला इंसान बहुत दिन तक सक्सेस नहीं होता है और दिल से करने वाला इंसान हमेशा सक्सेस होता है, इस बात को याद रखें। कभी स्वार्थ भर नहीं रहना चाहिए। देखिए अब यहाँ क्या अन्यथा व्यक्ति की वजह से अपने आप को बोझिल नहीं बनाना चाहता है या उन्हीं वस्तुओं को याद रखता है जो उसके दैनिक जीवन की
सहायक सिद्ध होती है, बाकी सबको भूल जाती है। कहने का मतलब लाइफ में याद रखिएगा इंसान अगर यहाँ स्वार्थी मतलब जो इंसान के काम आ गया वही उसको याद रखेगा, बाकी सब क्या है, ठीक है? ऐसा नहीं, जैसे हमारे यहाँ देखिए क्या ऑफलाइन बच्चों में, हमारे बच्चे अगर पढ़ने के बाद 2 साल 3 साल बाद अगर मिलने आते हैं, तो हम समय निकाल के पहले उन बच्चों से मिलते हैं। इसलिए मिलते हैं, वो बच्चे हमारे पहले भी थे और आज भी हमारे बच्चे। ऐसा ना हो कि जब सर पढ़ रहे थे, आपके यहाँ तो हमें बहुत ज़्यादा मान रहे थे और जैसे यहाँ से हम निकल गए, हमारा मान और याद करना ये सब भुला चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों जितने हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे हैं ना, निगाहों से हमारे सिर पे दूर है, दिलों से नहीं दूर। ठीक है? अब ऐसा दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, ऐसा तो नहीं कर पाएँगे, चीर के हम दिखा देंगे, लेकिन आप लोग हो। ठीक है? अब किसी भाई, किसी बहन, किसी मित्र, दोस्त यार को अगर मिलना है, कभी सर से आना है, तो याद रखिएगा डीजीएम क्लासेस, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश, भरतपुर मार्केट में कभी भी आएँगे तो हम आपकी सेवा में हाज़िर हैं। ध्यान दीजिएगा। तो यह उन्हीं वस्तुओं को याद करता है जो उनके दैनिक जीवन की पूर्ति में सहायक सिद्ध होता है, बाकी सबको भूल जाते हैं। ठीक है? अब अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, अशोक को स्मृत करने का आधार किसे माना गया है? तो यहाँ याद रखिएगा, एक अशोक को स्मृत करने के लिए पीछे भी मनुष्य की यही स्वार्थ भी भावना उत्तरदायी है। इस कहानी को पढ़ लेंगे तो इसका आंसर आप उसमें पा जाएँगे। ठीक है? लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है? तो आइए घा की बात। लेखक ने दुनिया का व्यवहार भुलक्कड़ बताया। दुनिया का व्यवहार कैसा है? भुलक्कड़, मिला-जुला के बात हमने कहा, जब आप स्कूल में पढ़ रहे थे, ठीक है? और एक-दूसरे से समझ लीजिएगा, एक-दूसरे से ज़्यादा करीब हो चुके थे प्रेम में और उसके बाद आप जब निकल गए, तो समझ लीजिए दुनिया बड़ी बड़ी क्या हो गई? वहाँ भुलक्कड़ हो गई। है ना? याद रखिएगा। कहते नहीं कि आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते, जो बीत गए दिन जवाने नहीं। ठीक है? हाँ, तो ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ने के लिए सोचो, ये के बारे में भूल जाइए क्या था वो ज़िंदगी, याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि लेखक ने दुनिया का व्यवहार भुलक्कड़ बताया है। तो दुनिया का व्यवहार क्या है? भुलक्कड़ बताया है। स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा जाता है? ठीक है? स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर लिखेंगे, यह सा सारा संसार स्वार्थ के विविध कार्य व्यापारों में भरा पड़ा हुआ है। एक क्रीड़ा स्थल माने क्या है? खेलने का स्थान होता है। यहाँ जब तक किसी का किसी दूसरे से कोई स्वार्थ साधता है, तभी तक वह उसे महत्व देता है, अन्यथा उसे सदैव के लिए भुला देता है। कहने का मतलब जब तक याद रखेगा, जब तक एक दूसरे से ज़रूरत था, प्रेम था एक दूसरे से, जैसे मान लीजिए छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बता रहे हैं आपको ठेठ हिंदी में, हैं? जैसे मान लो किसी से आप प्रेम हुआ, ठीक है? बहुत ऐसे लूलू पड़े हैं, बेवकूफ़ो बहुत पड़े ऐसे हैं। मान लो हुआ, अब आपसे खूब पैसा लूट रही, खूब पैसा लूट रही, ठीक है? क्या पता चला आईफ़ोन खरीद के दे रहा है और मान लीजिए और बढ़िया-बढ़िया कपड़ा और क्या है ना, सब रेस्टोरेंट उन्ट खूब घुमावत है। और जैसे भाव के पैसा तोहरे लगे खत्म हो गए, तैसे उन्हों याद रखिएगा तुझे दूसरे के, ठीक है? उसके बाद यही वही क्या बन जाएगा, वही दुनिया भुलक्कड़ बन जाएगी। ठीक है? तो ऐसे लोग याद रखिएगा, हम बार-बार आप सुन कहते हैं कि अपनी जीवन को अपने पढ़ाई में, कमाई में लगाएँ, ठीक है? हाँ, और अदर जगह मत लगाइए, ठीक है? नहीं तो वही हाल होगा बलम घर फुगला सेखी में, ठीक है? तो सेखी में फुकाई जाई। मार बढ़िया-बढ़िया आइसक्रीम खिलाओगे, ठीक है? फ़ोन दोगे और रिचार्ज कराओगे, यह कुल होगा, ओकरे बाद आप का करे झूला-झूला घरे चला, वो अपने घरे, तू अपने घरे, ठीक है? तो वही कहानी बनेगा जौन हम बता रहे हैं ना, बलम घर फुगला सेखी में कुल फुका जाइए बाबू, ठीक है? कहिया मत, नहीं तो फिर समझ लीजिए। देखिएगा, अब बात हम करेंगे, आहा! कहाँ आ गइले हो? देखा अब यहाँ से पूरा पढ़ा कहानी, है? अब हम चला अइली कहाँ? पद्यांश में। कहाँ? अब देखिए यहाँ से तक। पद्यांश में चैप्टर का क्या नाम है? पवन दूतता है। क्या है?
यहाँ से तो भैया जौन-जौन आने वाला है 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर का वो फिक्स है आपका, ठीक है? पेपरवा दे के आइएगा, पूरा एक बार रिवीजन 3 बार देखना भाई जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे 3 बार देखना, 1 बार देख लेना, 2 बार, 3 बार, 1 बार लिख लेना। परीक्षा जब करीब 2-3 दिन बचेगा 2 दिन और भगा के देख लेना, ठीक है? उसके बाद दिमागवा में बैठ जाएगा सीरीज़, किताब एको मत छूना, सीधे ये वीडियो पढ़ के जाइएगा, पूरा-पूरा 100 में 95, 97 मार्क चले आओगे, ठीक है? पवन दूतिका क्या है? ये पवन दूतिका की बात अगर हम करते हैं, तो पवन दूतिका में याद रखिएगा पहले क्या नाम है भैया, इनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। सर जी क्या है ये पद्यांश है। तो सर जी क्या हुआ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है। यह उद्धृत है। जिनके कविवर भैया में लेखक न बताया, मैं कविवर बताया। का बताइएगा? कविवर। इनके कविवर कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध जी हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध जी हैं। इस बात को याद रखिए, ठीक है? तो याद रखिएगा, थोड़ा हम पानी पी लेते हैं, उसके बाद फिर चल जन्म जी तो है पटना कहाँ पढ़े जान। देखा गाना मत आइए भैया, गाना हमारा एल्बम है इस समय, ठीक है? कहवा गिरौलू ये धनिया नाके के नथुनी, ठीक है? तो अब की नथुनिया गिराना है, बोर्ड परीक्षा में 18 फरवरी के गिराना है। वो वाले में 100 में से 98 अगर गिर गया तो समझ लीजिए, ठीक है? नथुनी वथुनिया कुल मिल जाएगा। इधर ध्यान दीजिए, पहले जो देखना है इसको ध्यान दीजिए। अरे भैया इधर ध्यान दें। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है, पवन दूतिका है, ठीक है? चैप्टर का नाम का भैया पवन दूतिका है, ठीक है? अब इसमें देखिए का लिखा रहेगा, इसमें लिखा रहेगा रेखांकित अंश का व्याख्या भैया जहाँ-जहाँ पीयर से लिखा बा है, ठीक है? येलो से लिखा है, वो समझ ले रेखांकित अंश का व्याख्या है। क्लियर है? अब ध्यान दो। मेरे प्यारे नव जलस से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुवन से और ना भेजा संदेशा। हे सर, सुनिए सुनिए। काहे का मतलब भैया यहाँ है कि पावन दूत का जौन चैप्टर है ना, इसमें 3 ठे ट्रिक याद कैला। का याद करा? ट्रिक। पहला काम एठी इनमें कृष्ण भगवान का बात। तो किसका बात भैया? कृष्ण भगवान जी का बात हुआ है और राधा का बात हुआ है। राधा जी की बात हुआ, कृष्ण भगवान की बात हुआ और याद रखिए एक ठो पवन का बात हुआ। पवन माने ये हवा की बात है। और याद रखिए कि जंगला लाग है, खिड़की। खिड़की जानत है ना? हाँ, तो खिड़की की बात हुआ। खिड़की की बात हुआ है। ठीक है? और यह 4 ट्रिक इस पूरे कहानी में जोड़िएगा, ठीक है? कृष्ण जी हैं और राधा जी हैं, पवन जी हैं और याद रखें खिड़की जी। अरे भाई खिड़की जी का मतलब नहीं, खिड़की माने दरवाजा वाला। और हई पवन माने जौन याद रखेंगे हवा की बात हो रहा है। राधा माने याद रखिएगा, राधा जो आप लोग हाई स्कूल में पढ़े, चैनल पे हाई स्कूल वाला भी पढ़ेंगे, उद्धव वाला। और यहाँ कृष्ण भगवान को तो जान ही रहे हैं, ठीक है? सांवले रंग के थे, ठीक है? और तब याद रखिएगा दोनों लोग एक दूसरे से प्रेम में यहाँ भी व्याकुल हुए थे। अब देखिए कैसे कैसे व्याकुल हो रहे। मेरे प्यारे नौ जलस से कंज नेत्र वाले, आए जाके आए ना मधुवन से और ना भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय के पास से बावली हो रही थी। बावली माने भैया पागल हो जाना। जाके मेरी सब दुखद कथा श्याम को तो सुना दे। कहने का मतलब हवा से कह रही, हे हवा तू चला जा कहाँ? श्री कृष्ण जी के पास और हमारी मनोदशा का वहाँ वर्णन कर दीजिए। वो लोग पागल हो चुका है, ठीक है? हाँ, चिट्ठी-उट्ठी ना पहुँचा जैसे भाई अब कमाने चले जाओ दिल्ली भाई आप लोग और मैडम जी घरे रहें और फ़ोन न करा पहुँचे के बाद, ठीक है? ना फ़ोन करा, ना खत भेजा, कौनो चीज़ ना तो रोए-रोए पगला गई हैं। बरोबर वही कुल एकदम समझ ले गिर-उड़ जाए, याद रखें अब भाई। देखिए, हम वैसे तो आज ऐसे डायरेक्ट चले आए हैं पढ़ाने, ठीक है? जाके मेरी सब दुखद कथा श्याम को तू सुना दे, ज्यों ही मेरा भवन ताज तू अल्प आगे बढ़ेगी। अल्प माने भैया थोड़ा होता है। अल्प माने क्या होता है? थोड़ा से। अब बावली माने पागल, मतलब पगलाए ग्रहण मतलब का थोड़ा सा पगला है ना, पूरा ना भइल पागल में। अब कुछ लोग जैसे प्यार में पागल हो जाते हैं ना, ठीक है? तो उ वाला पागल ना। उनमें तो भाई क्या करते हैं हथवा-वथवा काट-उट के धई सीनवा-फिनवा पूरा एकदम नार मार दिल-फिल बना डालते हैं। पूरा पागल है। बौरहवा हो जान पागल, ई तो मतलब हल्का-फुल्का।
ज्यों ही मेरा भवन ताज तू अल्प आगे बढ़ेगी और शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंज मिलेगी। प्यारी छाया मृदु स्वर से मोह लेगी तुझे वे, और तो भी मेरा दुख लख वह जाना विश्वास लेना। हे भैया, अब इसमें मिला-जुला कहानी का है, इमें देखा पहले क्वेश्चन का बनत थोका बताओ थी, अब आप कहानी एकदम समझी गए। पहला है, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेशा भिजवाती थी? केकरे द्वारा राधा भिजवात रहीन भैया संदेशा? इनके याद रखे दोस्त यार रहन न तुह पवन रहन, पवन माने हवा, हवा के माध्यम से इन्हें का यात्रा पहुंचवाई यात्रा है, ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के संदर्भ का वर्णन कीजिए, किस प्रकार किया गया? हे भैया, इनमें श्री कृष्ण के संदर्भ का वर्णन करना। श्री कृष्ण जी कैसन है? श्री कृष्ण जी याद रहे सांवले रंग के थे। कैसे रंग के थे? सांवले रंग के थे, याद रखिएगा। राधा की मनोदशा का वर्णन करिए। तो राधा का मनोदशा का वर्णन करना मतलब राधा जी याद रखे श्री कृष्ण के प्रेम में पागल हो चुकी थी, बावली हो चुकी थी। ठीक है, राधा जी से के प्यार में क्या है? बावली हो चुकी। ठीक है भाई, जब भगवान भगवान मैं याद रखिएगा, ये इन कहानी की अपेक्षा बताना चाह रहा हूँ। जब भगवान भगवान प्यार करते थे तो आजकल के लड़के काहे ना बताओ। और वो याद रखिएगा कि साथे रहे वाले तो ठीक है, मुश्किल है कि ना हो जगह दी। तब कोर्ट मैरिज वाला ज्यादा चल चुका है, देखे इधर। ठीक है, ये सब कुछ थोड़ा बहुत करत रहे। देखिए इधर, राधा की मनोदशा का वर्णन किए, तो राधा का मनोदशा का वर्णन करने का मतलब राधा जी याद रखिएगा श्री कृष्ण के वियोग में क्या हो चुकी थी? बावली हो चुकी थी, पागल हो चुकी थी। तो वर्णन में आप ही लिखे। संदेश प्रेषिका में नव जलद से कंज नेत्र वाले शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो घाव वाले का आंसर देखिए। घाव वाले का पहले देखे। राधा पवन दूतिका के द्वारा श्री कृष्ण को संदेशा भिजवाती थी। पवन माने याद रखे हवा, मैंने बताया था। कृष्ण नव जलद में आ- आभा वाले नील कमल के समान नेत्रों वाले, ठीक है, नील कमल के नेत्रों, नेत्र माने आंख, जो बसंत ऋतु जाने के बाद उन आए ऐसी स्थितियों वाले, तथा उन्होंने कोई संदेशा तक नहीं भेजा, ऐसे हैं। ठीक है, मतलब याद रखिए बसंत ऋतु में, याद रखिएगा उस समय में, याद रखिएगा श्री का नहीं भेजे। राधा जी श्री कृष्ण के वियोग में रो रो कर पागल हो रही थी। वे बहुत ही, मैं भाई बार बार बता रहा हूँ, इस चैप्टर से अगर आपको आएगा ना प्रश्न, तो आप याद रखिएगा इस चैप्टर में पवन की बात हुआ है, श्री कृष्ण की बात हुआ है, राधा जी की बात हुआ है, एक खिड़की है दरवाजे पर, उस खिड़की की तुलना किया गया है। ठीक है, अब आजकल के लड़के भाई खिड़की उड़की से है ना, क्या देखे तकौल झकौल जौन भी हो जाए, वो खिड़की स्कूल हो जाए। अब तो मान लो पहले सिस्टम तो मोबाइल आ गए है ना, अब मोबाइलियो सो जात है, मोबाइलियो खिड़की एक काम करत है, वीडियो कॉल में याद रखें। इधर ध्यान दें। संदेश प्रेषिका नवजलद से कुंज नेत्र वाले शब्द श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया। किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया। सब उत्तर का आंसर आराम से दे दिया। मधुवन जाकर श्री संदेशा नहीं भेजा। अगर पूछ लिया मधुवन जाकर किसी ने कोई संदेशा नहीं भेजा था तो का और कोई बिचन था का? ठीक है, इनमें एक जन बतिए भगवे श्री कृष्ण बातें बत याद रखिए, श्री कृष्ण जी याद है मधुवन जाकर श्री नहीं भेजे। ठीक है, इस बात को याद रखिए। अब जैसे छोटा सा एग्जाम्पल कहने का मतलब, आप किसी से मान लो बहुत ज़्यादा आप लगाव रखें, अब चले गए कहीं दिल्ली, और दिल्ली जाने के बाद वो कौनो संदेशन भेजें, ठीक है? तुहू रोवत-रोवत एकदम पागल हो जाबा, तो पागल का तू मेंटल हो जाओ, पागल को बतिए छोड़ा। बावली का अर्थ और पागल का अर्थ क्या होता है? हे भैया, बावली माने पागल हो जाना, और अल्प माने थोड़ा सा पागल हो जाना। ठीक है, यहाँ अल्प माने थोड़ा पागल कहा गया है, और बावली माने पागल होता है लेकिन अल्प माने थोड़ा। लेकिन तेरे नाम मूवी की तरह पागल नहीं है, तो कल्पना किया गया भाई, याद रखना, ऐसे मत जाइएगा। आवे आवे हरियन आओ भैया, का कहत भाई हरियन देखे, कहत भाई रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना कहने का मतलब रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो रेखांकित अंश का व्याख्या इसमें करना है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में याद रखिएगा, सीधे हम उत्तर पे चले आते हैं। राधा कहती है कि मेरे प्रिय श्याम की आभा नव नीरज तुल्य है, उनके नेत्र नील कमल जैसे हैं, सुंदर हैं, वे संदेशा नहीं भेजने वाले हैं, पर बीता बसंत कभी ना लौटे जैसे स्वभाव वाले हैं। से बसंत लौट के ना आवत भैया, वैसे इनके अंदर भी वो स्वभाव है। जो ही मेरा कुंजे मिलेगी,
ठीक है, यहाँ भी देखिए संकेत किया गया है इसमें। राधा पवन दूतिका से कहती है कि जैसे ही मेरा घर त्याग कर थोड़ा आगे बढ़ेगी, तुझे अत्यंत सुंदर तथा सुखद अनेक कुछ दिखाई देंगे। उनकी छाया बड़ी शीतल तथा आकर्षक होगी। पक्षियों के चहकाने से अत्यंत मधुर ध्वनि निकलती है। जैसे कोनो पेड़ हो, कुछ छाया होती है, एक पेड़ होता है, तो उस पे पक्षियाँ अगर बैठी हुई तो उसको चहचहाने की आवाज़ आएगी, याद रखें वो बहुत ध्वनि निकालेंगी, वो बहुत सुरीली लगेंगी, याद रखें निकलती है। अपने इन गुणों के कारण वे तुझे मोहित करेंगी, लेकिन तेरे दुःख का ध्यान करके तू वहाँ रुक जा। ठीक है? अब प्रस्तुत पद्यांश की बात किया गया है, तो इसकी बात अगर छोड़िए, इसमें देखिए क्या पूछा, प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस और उसका स्थायी भाव क्या, कौन-सा रस है? पढ़े में भैया बड़ा आनंद आवत बा। अगर आनंद आई तो कौन रस होइए, याद रखिएगा। यहाँ कह रहा उपयुक्त गद्यांश में प्रिय लब्ध श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ गया है, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। ठीक है, किस रस का? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति होता है। ठीक है? इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है, कोनो जरूरी ना पहले ओढ़े तबे श्रृंगार रस हुई। अगला देखिएगा, अगले क्वेश्चन की इसमें देखिए बात करते हैं। पीले फूले कमल दल सी गत की श्यामता है, अब पीला प्यारा वसंत कट में पहनते हैं कबीला। टूटी कली अकल मुख की कांति को है बढ़ाती, और सर्द में नवल तज की प्रभा है। और साँचे ढाला सकल वसु दिव्य संदर्भशाली, और सत्पुरुषों से सुरक्षित प्राण संतोषिता है। और दोनों कंधे धृषण बार से हैं, बड़े ही सजीले, और लंबी बाहें कलभ करसी शक्त की पेटिका है। कहने का मतलब है सर, यहाँ तो उत्तर बताना होगा हमें, इसका रेखांकित अंश की व्याख्या में बताना। ठीक है, तो यहाँ रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा। पहले आइए क्वेश्चन की बात करेंगे इसमें। तो यहाँ देखिए रेखांकित अंश में पहले क्वेश्चन की बात क्या करा, क्वेश्चन करा, राधा पवन से श्रीकी को पहचानने का क्या उपाय बताती है? ये भैया काहे का मतलब इसमें कह रहा है कि राधा कैसे, राधा कहा थे कैसे श्री के पहचानबा तू, पवन से कहा थे। ठीक है, कैसे पहचानबा। ठीक, अब जैसे मान लीजिए छोटा सा एग्जाम्पल बता रहे हैं, अगर आप किसी इंसान को पहचाने, एक चीज बता दे रहे, जैसे जीवन में इंसान को मित्रता हो जाए, कभी इंसान जल्दी से भूल सकता है। ठीक है, लेकिन अब कोनो इंसान से झगड़ा कस के भय रहा, 10 साल बाद मिले ना, तब वो का पहचान जाओ भैया नहीं झगड़ा हमसे भय रहा कस के। ये बात को याद रखे रहिए। ठीक है, तो झगड़ा भरी मारपीट कस के भरे तो 10 साल ना 20 साल बाद मिली है तो वो याद आई है तुरंत, लेकिन अगर मान लो गहरा मित्रता अगर है तो बहुत कम याद आए। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, जैसे रिश्ता कहते हैं, अरे भैया जैसे न कहीं हम देखे है, देखे क्या हो, देखे क्या है, देखे बात तो सही है, पूरा कन्फर्म बताइए। ठीक है, इधर डालिए, राधा पवन से श्री को पहचानने का क्या आशय बताती है, उपाय बताती है। ठीक है दोस्तों, रात के बज रहे, ठीक है, और 1 बजे हम ये वीडियो आप लोग को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमारी टीम शाम 4 बजे से इस पे काम कर रही है, लगातार काम की है, तो इसके बाद हम तुरंत आप लोगों को दे रहे हैं। अलग तथा सकल शब्द का अर्थ लिखिए। देखिए इसमें पहले राधा ने श्री को पहचानने का क्या उपाय बताइए। राधा श्री को पहचानने हेतु पवन से का शरीर श्यामल है, और वे सांबरधारी है, पीला वस्त्र पहने, उनके मुखमंडल पर लटकते केस है, घुघराले बाल कह सकते हैं। मुख मुंडन को सुशोभित करने वाले हैं, सुंदर वस्त्रों से के तन की प्रभा है, और सुंदर शरीर है, और भीष्म के समान कंधे हैं, और तथा वे लंबवाहत है। ठीक है, और अलग और सकल का अर्थ लिख। अलग का अर्थ होता है लटकते घुघराले बाल, और सकल का अर्थ होता है संपूर्ण। मतलब श्री कृष्ण के जो बाल है कैसे हैं, घुघराले, जैसे कुछ लड़कियां नहीं देती ऐसे ऐसे लपेट के ऐसा गवा लाए रहते, फूकते उड़ जाता ना, वैसे घुघराले बाल है ना शौक रहा रखे। ठीक है, याद रखे रहिएगा। तो याद रखिएगा, अलग का अर्थ है लटकते घुघराले बाल, तथा सकल का अर्थ है क्या है, संपूर्ण। ये भैया तीसरा क्वेश्चन का ही तो हुई, क्या कहता है,
कलभकर्षी में कौन सा अलंकार? तो याद रखें जहां सी सा सी आए, जहां सा, ठीक है, सा 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 सी से और मतलब में जोड़ दिया, ठीक है, सा सी से, ठीक है। अगर ये सब शब्द अगर मिलते हैं किसी दोहे में याद रखें तो वहाँ कौन सा अलंकार आप बना लेंगे? वहाँ उपमा अलंकार। तो यहाँ देखिए कमल कर्षि क्या है ना, ये कौन सा अलंकार है? तो इसका ट्रिक याद रखिएगा ही है। तो याद रखिएगा कलभ कर्षि में उपमा अलंकार है, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा था, रेखांकित अंश की व्याख्या करना था। क्या करना था? रेखांकित अंश की व्याख्या करना। दो कंधे भिड़कर बर से ही बड़े ही सजीले और लंबी बाहें कलभ करसी है शक्ति की पेटिका से। तो यहाँ देखिए दोस्तों मैं बात करूंगा यहाँ रेखांकित अंश की व्याख्या की, ठीक है। तो मन से पूरा एकदम तैयार करके जाइए, मारिए पूरा पेपर में, गर्दा गर्दा मत जाए, ठीक है। क्वेश्चन खाली आप छोड़ के मत आइएगा, नहीं समझ लीजिएगा, छोड़ के अगर एक को आ गया ना समझ लीजिएगा, हाँ हाँ गुरुजी छोड़ के तो आई ना, हाँ हाँ छोड़ा ना एक क्वेश्चन, याद रखे रहिए। तो रेखांकित अंश का भावार्थ, उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ बैल के सज्जिल कंधों के समतुल्य हैं तथा उनकी लंबी भुजाएं हाथी के बच्चों की सूंड जैसे हैं, तुल्य शक्ति की पीठी भी है, ठीक है। इसके बारे में तुलना किया गया है। पाठ का शीर्षक कवि का नाम लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पवन दूतिका की कविता के अवतरित है, या ऐसे आप लिख सकते हैं प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है। इनके रचनाकार या कविवर लिख सकते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि, और ये लाइन गलत मत करना, बात को याद रखिए, ठीक है, ठीक है। अब अगला देखिए क्या है, अगला इसमें दिया गया है, इसमें देखिए क्या दिया गया है, दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैथिली शरण गुप्त है और इनके याद रखिएगा लेखक कौन है? कैकेयी के अंताप। कैकेयी के अंताप चैप्टर का नाम है और इनके लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी, बात को याद रखें। ये भैया इसमें देखिए कैसे कहा जानेंगे सर, ये इसमें ट्रिक बता दीजिए। तो इसमें ट्रिक देख लीजिए, थोड़ा 2-3 पॉइंट ध्यान दीजिएगा। ट्रिक क्या है? इसमें रामचंद्र की बात किया गया है, श्री रामचंद्र की बात किया गया है और कैकेयी की बात किया गया है, कैकेयी की बात किया गया है और भरत की बात किया गया, भरत की बात किया गया, ठीक है। तो 3 लोगों की इसमें तुलना किया गया इस कहानी में, याद रखेगा इसमें 3 लोग हैं मेन, इसमें इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर में से तो यहाँ से आना ही आना है, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं यहाँ, ठीक है। तो 1 मिनट देख लेते, थोड़ा टाइम हो रहा है। कब से खड़ा था मैं भई। देखिए आइए हम बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त जी और इनके जो चैप्टर का नाम है कैकेयी का अंताप। इसमें ट्रिक भैया लोगों ने यह लगाया, हाँ हाँ यह न लगी, रामचंद्र जी हैं और कैकेयी हैं और क्या भरत। आज जो बच्चे रामायण देखे होंगे स्टार्टिंग में और अयोध्या की कहानी आप लोग देखे होंगे, जब वन को जाते के लिए कैकेयी क्या श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कसम उसम दिला के आप नहीं जाना चाहते, 14 वर्ष का जो वनवास हुआ गया था। तो भारत इसमें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन याद रखें कसम उसम दिला देती है। और देखिए रामायण में भी तुलना धन दौलत की किया गया है, वहू जौन हंगामा थोड़ा बहुत हुआ हो कुछ सीता माता और सुफनका के माध्यम से हुआ, ठीक है। और उसमें भी याद रखिएगा राजा महाराजा दो दो तीन पत्नियों को रख रहे थे, ठीक है। और इतिहास में जाएंगे तो बिंदुसार हैं, ठीक है, उनके 500 पत्नियां थी। आजकल के एक्के ना है नु भाग जाते दूसर के ते 500 पत्नियां थी, सोच ली 500 पत्नियां, उतने में ठीक गाँव बस गया, ठीक है। लेकिन पहले के राजा बड़ा अजीबे रहे, है ना। और तो वो अभी चला आ रहा है, महाभारत में देख लीजिएगा सब कहानी किस कारण है, ठीक है। तो इसमें अब हम बात करते हैं
बैठी थी आंचल तथापि, अगर इसका सर संदर्भ लिखना रहेगा तब क्या करेंगे? तो संदर्भ इसका लिखना है, तो आप लोग याद रखिए कैसे लिखेंगे, इस बात को याद रखिएगा कैसे लिखेंगे। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे याद रखें, बैठी थी आंचल तथा सॉरी संदर्भ बता रहा हूँ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कैकेयी के अंताप नामक पाठ से लिया गया है। इनके कविवर या रचनाकल मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है। बैठी थी आंचल तथापि असंख्य तरंगा, वह ही मुखी को मुखी गंगा। हाँ जानकर भी मैंने नहीं भरत को जाना, सब सुन लेते तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर को भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। कहने का मतलब इसमें भरत नाम आया ना, कहाँ आए भैया, है ये देखा, ये भरत नाम आया है। और इसमें याद रखेगा अपराधन, अपराधन माने का कैकेयी। ठीक है, पछतात रहीन बाद में खूब जब भेज दिए रहीन तब। ठीक है, याद रखें। जैसे तोरे सब सेवा वेवा ना करबा तो मम्मी पापा दूसरे के लिख देंगे, और दूसरे जब देख लिए तो रोज कौन फायदा भाई। ठीक है, आपका देखिए प्रेम इसलिए दूर होता जा रहा है माँ बाप का। पहले के याद रखिए क्या हुआ करता था कि जब बच्चे रोते थे तो मम्मी पास में लेके क्या करते थे, रोटी बनाती थी, खाना बनाते थे। अब के रोवत है दे के मोबाइल दे देते न, मोबाइल में लड़का कार्टून देखत बा, धीरे कार्टून में डूब है, चुप होइए तो रहता दो तीन थपड़ा मारबर रोइएगा, मोबाइल दे देबा तब वो शांत हुई। मोबाइल ऐसे नहीं, सिस्टमे बन गया है। ठीक है, और नया विश्वास में रोआ देख लीजिए तोहरे सब। हाँ, हाँ, हाँ सर जी रोइबे न करी। हाँ, हाँ रोइबे न करी। ध्यान दीजिए। बैठी थी आंचल तथा असंगा तरंगा, वह सिंही आह गोमुखी गंगा। हाँ जानकर भी मैंने नहीं भरत को जाना, सब सुन ले तो तुमने यह स्व अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो तुम घर को मैं भैया, अपराधन मैं हो तात तुम्हारी मैया। कहने का मतलब ये पैराग्राफ भैया दिया रहेगा परीक्षा में, और जौन दिया रहेगा ना, आप इसको कैसे-कैसे लिखेंगे याद रखिए, हम बता दे रहे हैं। अब इसमें देखिए जौन 2 ठे पीला-पीला दिख रहा है ना, दोनों पीला-पीला याद रखिएगा। इसी का व्याख्या करना है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबलाजन के लिए कौन-सा पथ है? पथ माने क्या होता है? रास्ता होता है। अब देखिए प्रश्न क्या-क्या पूछा जा रहा है, याद रखिए। प्रश्न पूछा जा रहा है, यहाँ देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में किन-किन पात्रों के बीच का संवाद हो रहा है? तो प्रस्तुत पद्यांश में, तो उपयुक्त पद्यांश में कैकेयी और राम के साथ बैठी माता के मध्य यह संवाद हो रहा है। ठीक है, मतलब कैकेयी के और राम के प्रति भी वर्णन किया। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या में सर यही है, दुर्बलता का ही चिन्ह ये शपथ है, पर अबलाजन के लिए कौन सा पथ है? तो कहने का मतलब यहाँ देखें, यहाँ तो पाठ का शीर्षक एवं रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या में, ठीक है, का खा थोड़ा-सा मिस्टेक हुआ, चलिए जाने दीजिए। रेखांकित, कैकेयी कहती है कि शपथ खाना दुर्बलता की निशानी है, परंतु मैं नारी हूँ, मेरे लिए अन्य कोई मार्ग शेष नहीं है। मैं शपथ लेती हूँ, भारत का कोई नहीं है, अपराधन तो मैंने ही किया। आप देखे होंगे रामायण में जब रामचंद्र जी को जाने के लिए कहा गया तो रामचंद्र जी कि मान लिए कि माता की बात है, इसलिए मानना पड़ रहा है, इसको ना नहीं कर सकते। लेकिन सब रचा-रचाए उनकी क्या थी, एक नानी थी। ठीक है, नानी तो नमोए ना हमरे याद बत का हम नानी बताई। ठीक है, अरे बहुत बड़ा कलाकार रहीन उ। ठीक है, हाँ, अनोखा बंधन में देखे वैसे वो बनी है जो कैकेयी वही है, भुलाएगी नानी उन्हें। ठीक है, उत्तरा पता नहीं का ऐसे कुछ था भाई, मैं दिमाग से उतर गया। तो वो बड़ी नौटंकी करत रही। ठीक है, और सच्चाई यही था कि याद रखिएगा, थोड़ा शांत रखें। तो सच्चाई यही था कि मिला-जुला की कहानी उन्हीं का रचा हुआ था। रामचंद्र जी को अगर वनवास के लिए भेज देंगे तो ये जो भरत हैं राजगद्दी पा जाएँगे और आराम से एकदम रहेंगे। तो इनका यही था, यही सब करना चाह रही हैं, लेकिन वहाँ यहाँ नहीं, यहाँ पे चले आइए। कैकेयी कहती हैं कि उस जो भरत है, भरत का कोई मतलब ही नहीं कहते, भरत कहने भैया से कहने जाने के लिए नहीं कहते। कैकेयी
साथ ही याद रखिएगा वहीं जाने के लिए कह रही थी। कसम-वसम वही दिलाई थी, याद रखिएगा। तो कैकेयी कहती है कि शपथ खाना दुर्बलता की निशानी है, परंतु मैं नारी हूँ, मेरे लिए अन्य कोई मार्ग शेष नहीं है। मैं शपथ लेती हूँ कि इसमें भरत का कोई कसूर या दोष नहीं। अपराधन तो मैं हूँ, अपराध किसने किया? मैं किया। जैसे आप लोग प्यार में अपराध कर जाते हैं। ध्यान दीजिए अगला। घर लौट चलने के लिए कौन किससे आग्रह कर रहा है? ठीक है? आप लोग अग्रसर हो रहे हैं सफलता की ओर ना। घर लौट चलने के लिए कौन किससे आग्रह कर रहा है? तो हे भैया लोगन, बहनी लोगन, देखे में काव कहल जाल बा। घर लौट चलने के लिए कौन किससे आग्रह कर रहा है? तो याद रखिए जब राम वन को जाने लगे माता सीता के साथ, तो भरत जी दोबारा कह रहे हैं कि भई मत जाइए, मेरे कहने से रुकिए। तब वही चरण पादुका बाद में नहीं दिए गए थे, तो देखिए घर लौट चलने हेतु कैकेयी राम से आग्रह कर रही थी। कैकेयी राम से कह रही थी कि ये हमार भैया मत जा, ठीक है? लेकिन कहूँ कसम दिया दिए ने चढ़ाए दिए, का करें उन्हों रुकिए थोड़ा चला जाइए भैया का करिए, ठीक है? तब आजकल यही कहानियाँ हो रही हैं। सिंही और गोमुखी गंगा से क्या अभिप्राय है? सिंही सी क्रूरता कैकेयी गोमुखी से निकलने वाली पवित्र गंगा सी पवन दिखाई दे रही थी। याद रखिएगा इस पैराग्राफ को, या जौन परीक्षा में आने वाला वह छापे हैं, याद रखिए अथवा करके आएगा, पूरा मिल जाएगा छपा-छपा, ठीक है? अब अगला देखिए क्या कर रहा है? दुर्बलता का ही चित्त विशेष शपथ है, पर अबलाजन के लिए कौन सा पथ है? यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र ही खूँ। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, और करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, और राई भर सी अनुताप न करने पाऊं। और यहाँ से देखिए फिर इसकी रेखांकित अंश का व्याख्या करना रहेगा गुरुदेव, याद रखिए। सी सन छत्र राशि निशा ओस टपकती, और रोती जज सभा हृदय थपकाती। तो आइए हम इस पे चर्चा करेंगे। समझ में नहीं सर, अभी समझ में सब आ जाएगा। वही चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम है प्रस्तुत पदार्थ, हमारी पाठ्य पुस्तक कैकेयी के अनुताप नामक पाठ से लिया गया है। ये याद रखिएगा। कबीर की बात क्या करेंगे? तो कबीर की बात अभी किया गया है। मैथिली शरण गुप्त जी है ना, याद रखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या करना, तो रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब याद रखिएगा, यहाँ दिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या थी संछत्र राशि निशा ओठ तपकाती, रोती या सवा हृदय थपकाती। पीछे दिया गया, तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में कैकेयी सभा में पछतावा कर रही थी। सभा माने लोग जहाँ बैठे रहते, तो सभा में अपना पछता रही थी, ठीक है? कैकेयी उस समय तारों से जटिल चांदनी रात ओस के बहाने, ठीक है, अश्रु ताप कर रही थी। तथा रात में नीचे बैठी मौन सभा अपनी छाती पीटते हुए रोदन कर रही थी। कहने का मतलब जो सभा भी बैठी थी, सभा माने लोग जो बैठे हुए थे, वो भी बेचारे रो रहे थे, पछता रहे थे, और इन्हों पछतात रहे थे, इनके पछताए का हुई, ठीक है? तो याद रखिएगा, धन के आगे केहू सुझात है, केहू ना सुझात, तो धन के आगे याद रखिएगा किसी को नहीं होता है, ठीक है? याद रखे रहिएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये धन दौलत क्षणिक होते हैं, ठीक है? आज हैं कल नहीं है। हर समझ नहीं पाते हर लोग, बात को याद रखिएगा। और दुर्बलता का चिन्ह क्या है? इसे कौन किससे कह रहा है? दुर्बलता का चिन्ह क्या है? थोड़ा आराम से। दुर्बलता का चिन्ह क्या है? इसे कौन किससे कह रहा है? तो दुर्बलता का चिन्ह शपथ खाना है। इसे सभा में कैकेयी राम से कह रही थी। किससे कह रही थी? तो कैकेयी राम से कह रही थी, इसमें याद रखिए। अगला टॉपिक देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। यह कथन किसका है? मतलब हमें रोका मत, ठीक है? हमें जाए था बहुत, जैसे गाँव में देखेंगे ना, तो जो दारू वारू गुस्सा के जब भागा थी ना, कितनो न रोकबा रुकी है ना, वो सीधे क्या है, गुस्सा के एकदम लाइक भागी, ठीक है? और जो कभी-कभी ऐसा देखिए ना, जब जैसे हस्बैंड से झगड़ा-वगड़ा जब हो जाता है ना, तो जान लीजिएगा कि अपने तो आदमी जल्दी जीत ना पाए तो लड़के पे पीटे, ठीक है? और कुछ टीचरों भाई होते हैं, जैसे घर पे खाना-वाना टाइम से नहीं पाए,
पढ़ाने गए, घर का उस गुस्सा कहाँ लड़के पे उतार दिए। कहा जाता है ना, ससुराल का गुस्सा गुस्सा ननिहाल में उतार देते। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए इधर, ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, यह कथन किसका है, किसके प्रति है? हे भैया, हे भैया लोगन, ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, यह कथन सभा में कैकेयी राम के समक्ष कह रही है। किसके? राम के समक्ष कह रही हैं, इस बात को याद रखिए। किसके समक्ष? राम के समक्ष कह रही हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए अगला, देखिए क्या कहे, जो सभा की क्या, नीरव सभा की, यहाँ देखिए क्या करा, नीरव सभा की क्या स्थिति थी? तो नीरव सभा मौन थी, अत्यधिक दुखी थी, छाती पीट कर रो रही थी। ठीक है, कहने का मतलब नीरव सभा माने सब क्या है? याद रखिएगा, श्री रामचंद्र जी के योग में सब लोग क्या कर रहे थे? छाती पीट के रो रहे थे, मौन में थे और दुखित भी थे। इस बात को याद रखें। ठीक है, जैसे अभी मान लो जब रिजल्ट जब बच्चों का निकलेगा, पेपर जिसका बढ़िया चला है, रिजल्ट निकलेगा तो गंगा भर घूम घूम उधर रिजल्ट बताएगा अपने आप को रोक ही नहीं पाएगा। और जिसका बेचारे को मान लो फेल लिखा है, तो फेल लिखा तो वह का निहारे वाले क्वेश्चन कौन बैठ के आराम से रोई। ठीक है, और घर वाले समझे अरे भैया जौन भाई तुम भाई देखिए ज्यादा का करबे हमार जौन हो रही लाला ही ना जानता मोबाइल दिन रात चलाओ रात इंस्टाग्राम देखा फेसबुक देखा। ठीक है, तो यह कुल होत है, और जे रात दिन जाग के पढ़त बा वही ज्यादा नहीं आई। हाँ हाँ सर जी वही, तोहरो ज्यादा आई लेकिन थोड़ा पढ़बा तब नहीं आई, से थोड़ो आई आई। इधर ध्यान रख। तो नीरज सभा कमौन थी, अत्यधिक दुखी थी, छाती पीट कर रो रही थी। ठीक है, छाती पीट में तो अरे हमारा ललवा वाला सिस्टम नहीं, याद रख रही है। ए भैया का है, श्रद्धा मनु की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? श्रद्धा मनु की बात करेंगे। तो श्रद्धा मनु में याद रखिएगा, दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। जयशंकर प्रसाद। श्रद्धा मनु को कौन लिखे? जयशंकर प्रसाद। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक श्रद्धा मनु से लिया गया है। जिनके लेखक कौन भैया? कविवर कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, रचनाकार चाहे कविवर कहिएगा। ठीक है, तो आइए देखिए हम बात करते हैं जयशंकर प्रसाद। पानी पी ले भाई, प्यास लग रहा है थोड़ा। हवा में पोती ले लुसन। तो देखिए यहाँ हम बात करेंगे। सही है? हैं? चलिए ठीक। तो अभी 2 बजने वाला है, इधर ध्यान दीजिए। तो श्रद्धा मनु की बात करेंगे जयशंकर प्रसाद की। सर जी जयशंकर प्रसाद। पीती भिवावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नगरी, ठग कुल 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 सा बोल रहा, चल किस लय का अंचल डोल रहा, तो यह ललित तल का भी भर लाई, मधु मुकुट नव रस गागरी सी। ठीक है, इसमें याद रखेगा अभी तक जो इसके पहले अभी बताया, कैकेयी का अंताप वाला तो परीक्षण छपा है। कैकेयी का अंताप वाला परीक्षण जो छपा है तो वहां से तो मिल जाएगा, अथवा करके अगर आ जाता है तो इसको आप चाहे करिए चाहे उसको करिएगा, इसलिए दोनों लिखा दे रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए प्रश्न की बात क्या करा है। उपयुक्त गद्यांश बात मैंने बताया, कविता में याद रखिएगा, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक श्रद्धा मनु नामक पाठ से लिया गया है। जिनके कविवर कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी। अब देखिए यहाँ बात करते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या करना। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना। खैर भाई दुखने लगता है, समझ एकदम। ठीक है, और पता न कैसे दूल्हा उल्हा जब बनत है भैया, वो पता न कैसे 5-5 घंटा बैठ जाते हैं कोहबरे ओहबरे। इधर ध्यान दीजिएगा। आ आकाश रूपी पनघट पर कौन तारा रूपी खड़े होकर डूब रहे हैं। ये भैया गा वाले का बताना है कि खा वाले का बताना? गा वाले का याद रहे, पहले खा वाले की बात करें। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब सर जी किसका? अंबर पनघट में डूब रही और तारा घट का नगरी।
का आंसर बताना है तो याद रखिएगा हमें क्या करना है। हे सखी, हाँ सखी। देखिए हे सखी वह देखो उषा रूपी चतुर इस आकाश रूपी पनघट में तारों रूपी छड़ों को डूबो रही है। तत्पश्चात की पूर्व दिशा में उषा की ललिमा आ रही है। ललिमा माने याद रखिए, जो सूर्य की याद रखिएगा ललिमा। स्वच्छ नीले आकाश में रात भर जो तारे चमकते रहे वे अब डूबने लगे हैं। ठीक है, जब शाम होने लगता है। प्रातः काल में नदियों का पनघट पर पानी भरना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बात को याद रखिएगा, इसको थोड़ा बहुत देख लेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। गाँव वाला क्या कह रहा है, आकाश रूपी पनघट कौन सा तारा रूपी विमान है, तो गगन रूपी पनघट में उषा रूपी चतुर स्त्री अपने तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। ठीक है, यहाँ देखिए ठग कुल कुल सा बोल रहा अंकित में कौन सा अलंकार है। ठग कुल कुल सा सा आ रहा है ना, तो याद रखिएगा। तो पूर्ण सुक्ति प्रकाश अलंकार है। ये नया अलंकार ही, अलंकार के बारे में थोड़ा आप लोग देखिएगा, आगे बताया जाएगा इसमें। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त कौन सा रस का प्रयोग किया गया है, तो संयोग श्रृंगार रस है। संयोग मतलब जोड़कर जो बनता है, याद रखें संयोग श्रृंगार रस होता है। अगला देखिए क्या है, फिर फिर रहे थे घुघराले बाल अंश अवलंबित के पास, बाकी नीच धन सावक सिर हार सुधा भरने को विधु के पास, और सुख पर वह मुस्कान रक्त तालय पर ले विश्राम अरुण की एक किरण अम्लान अधिक असलाई हो अभिराम। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, 2 लाइन है इसका, पहले अच्छे से हम बता दे रहे हैं। पहला, यह किस कर्ता का मनोहर वर्णन किया गया है, तो यहाँ रात बीतने पर भोर के संदर्भ का मनोहर का वर्णन किया गया है। अरुण की एक किरण आम्लान अधिकतर अलसाई हो अभिमराम में कौन सा अलंकार है, तो प्रस्तुत पंक्तियों में रूपक एवं मानवीकरण अलंकार। ठीक है, थोड़ा देख लीजिए, तो आगे और बताते हैं। रेखांकित अंश का भावार्थ लिखना है। आसमान रूपी पनघट पर तारे रूपी घड़ों को उषा रूपी चतुर को रहित भाव है कि प्रातः हो गया है और उषा काल से आसमान साफ हो गया है और तारे डूबने लगे हैं। इस बात को याद रखिए। अगला, उपयुक्त कविता का शीर्षक और कविता का नाम। श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से लिया गया है और इसके रचनाकार कौन है, याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद जी हैं। बात को याद। तो अभी तक हमने याद रखिएगा जो मैंने बताया, ये गद्य और पद्य का व्याख्या में से था और इससे बाहर कभी परीक्षा में आएगा नहीं। अब की बार जो 18 फरवरी जाएंगे, इससे बाहर परीक्षा परीक्षा में नहीं मिलेगा गद्य पद की व्याख्या में। अब हम बात करते हैं सर, जीवन परिचय कौन कौन है, साहित्यिक परिचय कौन कौन परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं। पहले वासुदेव शरण अग्रवाल की बात करेंगे। ठीक है, तो जीवन परिचय का मतलब साहित्यिक परिचय सर याद रखिए, एक तरफ अगर लिखना चाहेंगे का इनका जन्म और एक तरफ लिखना चाहेंगे क्या, मृत्यु लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मृत्यु लिखेंगे। तो इनका वासुदेव शरण अग्रवाल के बारे में याद रखिएगा। तो मेन मेन फैक्ट मैं बता दे रहा हूँ, बाकी इनको कहानी की तरह आप देख लीजिए, जो लिखना पड़ना रहे। वासुदेव शरण अग्रवाल का जो जन्म हुआ था 1904 की बात होता है। कितने की बात होता है, तो 1904 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और ये कहा जाता है कि ये पीएचडी भी किए थे। ठीक है, ये पीएचडी भी किए थे, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी जिसे कहते हैं। पीएचडी का फुल फॉर्म होता है पीएचडी, डॉक्टर ऑफ पीएचडी, डॉक्टर। पीएचडी का मतलब याद रखें, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी भी कहा जाता है। जन्म इनका 1904 में हुआ था। मृत्यु बेचारे इनका हो गया था 1968 में, बेचारा इनका मृत्यु था वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। साहित्यिक परिचय में इनकी कहानियां आप लिख लेंगे। साहित्यिक परिचय में इनका मेन मेन फैक्ट जो है आप इसको अच्छे से देख लेंगे।
रचनाएँ में सर क्या-क्या लिखना चाहेंगे? तो रचनाएँ में याद रखिएगा इनके लिए रचनाएँ जो लिखेंगे आप लोग, रचनाएँ में जैसे निबंध संग्रह है, आलोचना ग्रंथ है और इतिहास है। ठीक है? तो कल्प वृक्ष है, पृथ्वीपुत्र, भारत की है, ये इनकी रचनाएँ में लिख लेंगे और इनकी रचनाएँ परीक्षा में कितना लिखेंगे? परीक्षा में याद रखिए इनके 3-4 रचना ज़रूर लिख लें। ठीक है? चाहे आप किसी प्रकाशन के सीरीज़ से ले लेंगे और मैं इसलिए बता दे रहा कि कौन-कौन से जीवन परिचय इनमें आएँगे, लेकिन याद रखिएगा वासुदेव शरण अग्रवाल आपके 100% देंगे, इस बात को याद रखिए। ठीक है? तो यहाँ ये हो जाएँगे, अगला देखिए क्या है? अगला जो है प्रोजी सुंदर रेड्डी। प्रोजी सुंदर रेड्डी जो हैं, का जो जन्म होगा और मृत्यु होगा। ठीक है? जन्म और मृत्यु की बात अगर करते हैं तो प्रोजी सुंदर रेड्डी का जो जन्म है, तो प्रोजी सुंदर रेड्डी का जो अगर जन्म की हम बात करेंगे, ठीक है? तो इनका भी देखिए जन्म जो है 1919 में कहा जाता है। ठीक है? इनका जो जन्म हुआ था 1919 की बात अगर करते हैं। ठीक है? तो इनका जन्म आप लिख लीजिएगा 1919 में इनका जन्म हो गया था। मृत्यु की वर्णन कर लीजिएगा मृत्यु के बारे में और थोड़ा साहित्यिक परिचय इनका देख लीजिएगा वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। ओ सॉरी प्रोजी सुंदर रेड्डी का जो इनका साहित्यिक परिचय है, मैं आपको तो बता ही दिया हूँ कौन जीवन परिचय परीक्षा में छपा रहेगा तो देखेंगे। और इनकी रचना में 3-4 रचना इनकी ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है? याद रखिएगा इम्पोर्टेंट हैं। फिर रचना भी आप अच्छी लिखी। जैसे हमने यहाँ कलर वाइज़ से लिखा है, आप इसको काले पेन से स्केच से इसका हेडिंग डालेंगे, काले पेन से परिचय। अगर परीक्षा में खाली कहेगा साहित्यिक परिचय लिखने के लिए तो खाली साहित्यिक परिचय लिखेंगे, जीवन परिचय लिखने कहेगा तो जीवन परिचय लिखेंगे, रचनाएँ तो ज़रूर लिखना पड़ेगा, बात को याद रख रही। उसके बाद हम बात करेंगे हरिशंकर परसाई की बात। हरिशंकर परसाई जी का इनके जन्म की बात अगर हम करेंगे, ठीक है? जन्म उन्में याद रखे रहिएगा नहीं तो समझ लीजिएगा, ठीक है? हाँ, याद रखें अपने दादा-बाबा का जन्म याद रहे या ना रहे, लेकिन इन्हें लोग के ज़रूर याद रहे के चाहिए, ठीक है, समझ में? हाँ, बियाहे के कारण भुला जाए लेकिन इन्हें ना भुलाए, ठीक है? हरिशंकर परसाई जी की जन्म की बात करेंगे तो 1924 की बात किया गया था। 1900 कितना है? 1924 की बात किया गया है, ठीक है? हरिशंकर परसाई जी का, 1924। और अगर हम बात करते हैं इनके मृत्यु की बात करते हैं तो 10 अगस्त 1995 में थी। तो इनकी मृत्यु हो गई थी 10 अगस्त में, 10 अगस्त 10 अगस्त 1995 हरिशंकर प्रसाद जी का क्या हुआ था मृत्यु हो गया था और साहित्यिक परिचय इनका थोड़ा बहुत देख लीजिएगा और रचनाएँ में हमने ये भी बताया कि इनकी 2-3 रचनाएँ हैं। ये रचना अपने-अपने अनुसार लिखिएगा, ठीक है? इस बात को आप लोग जानते रहिएगा, ठीक है? इनको याद ध्यान दीजिएगा, तो अच्छे से आप लोग नोट करिएगा, ठीक है? अब इसके बाद आते हैं जीवन परिचय और अभी है, उसके बाद हम लोग निबंध देखते हैं, उसके बाद आवेदन पत्र कौन-सा आएगा, उसके बाद मुहावरे कौन-कौन से आएँगे, एक शब्दों का अनेक शब्द कौन से आएँगे, ठीक है? शब्दों में सूक्ष्म अंतर कौन से होंगे, संस्कृत का कौन-कौन क क्वेश्चन कहाँ से आएगा। पूरा स्लाइड आपको शुरू से ए टू जेड पूरा इसमें आपको मिल जाएगा, इस बात को याद रखिए। अब आइए हम बात करते हैं, याद रखिएगा ये भैया ये क्या है? जयशंकर प्रसाद है ना? जयशंकर प्रसाद तो लिखे गए हैं। देखिए जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो का इन्हू की जन्म मृत्यु हुई? हाँ, हाँ, ज़रूरन हुई। तो याद रखिए जयशंकर प्रसाद की अगर हम बात करेंगे, ठीक है? तो जयशंकर प्रसाद की बात अगर हम करें, तो इनको लोग कहते हैं कि 1889 में इनका जन्म काशी में हुआ था, ठीक है? अगर जन्म की बात करें 1889 में काशी में हुआ था। काशी माने बनारस में, ठीक है? याद रखिए इनका जन्म अगर हम बात करेंगे, जन्म काशी में हो गया था और मृत्यु की बात करें तो 1937 में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्या भैया? 1937 में इनका भैया मृत्यु हो गया था और कहने का मतलब ये याद रखिएगा लगभग लगभग अ
का जन्म जो हुआ था काशी में 1889 में हो गया था, मृत्यु 19 गया था। 37 में इसकी मृत्यु हो गई थी, इस बात को याद रखिए। 1937 48 वर्ष की लगभग अल्पायु था, मतलब 48 वर्ष के लगभग ही अल्पायु थी। ठीक है? सर इनमें साहित्यिक परिचय क्यों किया? क्योंकि इसमें याद रखें खाली साहित्यिक परिचय लिखने को जाएगा, ठीक है? जीवन परिचय नहीं। और याद रखें रचनाएँ में इनका आप 2-3 रचना अपने मन से कम 4-4 रचना आप इनको ज़रूर लिखिएगा। 4 से कम नहीं, 4 से ज़्यादा हो जाए, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है? आइए आगे हम बात करते हैं अब और भी अभी इनमें बचे हुए। ओहो! मैथिली शरण गुप्त जी, ठीक है? मैथिली शरण गुप्त जी, एक ठो और हिंदी में आते हैं, का नाम उनका भाई? बार-बार उनका पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जैसे पन्नालाल खाजा, नाम गोविंद साहब मेलम सुने वैसे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो इनका देखिए कि आप मैथिली शरण गुप्त की बात अगर हम करें, तो मैथिली शरण गुप्त की साहित्यिक परिचय जी की बात अगर करते हैं, मैथिली शरण गुप्त जो हैं, इनका जो जन्म हुआ था 1886 में चिरगाँव, जिला झांसी में। तो कहने का मतलब इनके जो जन्म जन्म की बात करते हैं 1886 में इनका जन्म हुआ, है ना? 1886 में, ठीक है? चिरगाँव में हुआ था, चिरगाँव, चिरगाँव, ठीक है? चिरगाँव और जिला क्या हुआ था? जिला क्या था? जिला जिला झांसी था, ठीक है? जिला झांसी था। झांसी मत लिख लीजिएगा, झांसी लिखिएगा, याद रखिएगा। तो याद रखिए मैथिली शरण गुप्त का। कहा सर जी इनका मृत्यु हुई? हाँ, हाँ, मृत्यु हुई, याद रखिए। तो मृत्यु की बात अगर हम करते हैं, तो मृत्यु अगर बात करते हैं, तो कहा जाता है 1964 में का क्या हो गया था? 1964 में भैया ये कहाँ चले गए थे? 1964 में कहाँ? कहाँ गए थे? तो याद रखिएगा 1964 में जान ही रहे हैं आप कहाँ गए थे, ठीक है? जहाँ जाना चाहिए लोगों को वहीं गए थे। तो मैथिली शरण गुप्त जी की बात अगर करते हैं साहित्यिक परिचय में, तो जन्म 1886 में हुआ था और चिरगाँव जिला झांसी था और मृत्यु 1964 में हो गया था। ठीक है? इस बात को याद रखें। ये भैया एक ठो और आते हैं, कौन है? सुमित्रानंद पंत। तो सुमित्रानंद पंत जी की अगर हम बात करते हैं, तो सुमित्रानंद पंत जी की बात ध्यान दीजिएगा। इनका जन्म जो माना जाता है, ये 19 ईस्वी में अल्मोड़ा जिला के कौसानी नामक गाँव में हुआ था। 1900 में अल्मोड़ा जिले के 1900 के 1900 के अल्मोड़ा अल्मोड़ा जिले में हुआ था। अल्मोड़ा जिले में कौसानी में हुआ था, याद रखिएगा। इनके कहा जाता है इनका जो जन्म हुआ था, ठीक है? हाँ, कौसानी नामक गाँव हुआ था, कौसानी नामक गाँव था, कौसानी सपनसानी, कौसानी नामक गाँव में इनका जन्म हुआ था कि इनका जन्म सुमित्रानंद पंत जी का जन्म हुआ था, अल्मोड़ा में हुआ था, कौसानी नामक गाँव हुआ था और 19 ईस्वी में हुआ था। बात अगर मृत्यु की करेंगे तो क्या सर जी नहु मरा रहे? हम स्वर्गवास तो ये हो सकता है गए हुए होंगे, तो चले गए थे भैया, बड़ा सुबेर में चले गए थे, 1977 में चले गए थे। तो कब? 1900 कितना? 1977 में क्या है? चले गए थे। इस बात को याद रखिएगा 1977 में चले गए थे, तो सर इनकी रचनाएँ क्या है? रचना 1-2 इनकी रचना, 3 कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा याद रखें 4 इनकी रचना लिखिएगा, इस बात को याद रखिए। ठीक है? तो यहाँ तक अभी हमने सफ़र तय किया जीवन परिचय के बारे में। आइए अभी और हम बात करते हैं, ठीक है? अब इसके पहले याद रखिएगा अभी हम बात यहाँ तक करते हैं, एक बार इसको देख लीजिएगा, कौन-कौन महान लोग हैं भाई। चलिए, देखिए अभी हमने बताया कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी की बात अगर हम करते हैं तो जन्म 1804 में हुआ था। किनका? अ, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, ठीक है? इनका भी वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो जन्म हुआ था काशी में भी हुए थे, काशी के एक संपन्न परिवार में, काशी में भी पैदा हुए थे, काशी में, ठीक है? काशी वो घातक वाली मूवी वाली काशी नहीं, याद रखिएगा, सनी देओल वाला, है ना? काशी वाला वो नहीं, वही अरे भाई नाम वही बनारस की बात कर रहे हैं काशी, फिर कह दे रहा हूँ कमेंट में।
तो जीवन परिचय की बात अगर वासुदेव सर अग्रवाल की बात करें तो जन्म याद रखेगा 1904 में काशी जिले में, तो मृत्यु 1967 में हो गया था कि इसका वो वासुदेव सर अग्रवाल जी का। ठीक है? तो याद रखिएगा इनका ये सुशोभित हुए थे और ये सीधे कहाँ चले गए थे? परलोकवास हो गए थे। इसके बाद देखिए क्या था इसमें जो पॉइंट की बात अगर प्रोजी सुंदर रेड्डी की बात करें तो प्रोजी सुंदर रेड्डी जो हैं, याद रखिएगा इनकी बात अगर हम करते हैं तो इनका जन्म आप लोग को पता ही होगा, ठीक है? ये दक्षिण भारत में हुआ था, ठीक है? इनका जन्म कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में हुआ था। तो भारत में दक्षिण दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ। दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ था और इनके मृत्यु की बात अगर चर्चा नहीं मिला अभी तक हमें, ठीक है? आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा अगर इनके मृत्यु की चर्चा हुआ होगा तो देख लीजिएगा, हो सकता है टीम के माध्यम से इनका मृत्यु छूट चुका होगा, ठीक है? और उसके बाद आ जाते हैं याद रखिएगा इसके बाद हैं हरिशंकर परसाई जी हैं, हरिशंकर परसाई जी की बात अगर हम करें तो हरिशंकर परसाई जी का जामानी गांव में हुआ था। हरिशंकर प्रसाद जी का जो जन्म में हुआ था जामानी जामानी गांव में हुआ था। इसका जन्म कहा जाता है कि वो 1924 में जामानी गांव में हुआ था और मृत्यु तो आप लोग को पता है कि 10 अगस्त 1995 को हरिशंकर प्रसाद जी का क्या हुआ था? हरिशंकर प्रसाद जी का क्या हुआ था? 1924 सॉरी हरिशंकर प्रसाद जी का जन्म जो था हरिशंकर प्रसाद जी का जन्म 1924 है भाई, 1924 है। अरे 1924 जन्म तो सही तो है। जन्म 24 में हुआ था और मृत्यु 1995 में हो गया था। ठीक है? ठीक है? और इनकी मृत्यु आप लोग को पता है कि 1995 में हो गया था इनका मृत्यु हो गया। अभी आगे बहुत कुछ बाकी है। जयशंकर प्रसाद की बात अगर करें तो जयशंकर प्रसाद के बारे में हमने बताया कि जन्म इनका क्या हुआ था? जन्म याद रखें काशी में 1889 में हुआ था। ठीक है? 1889 में काशी में हुआ था। 1889 काशी में हुआ था और मृत्यु 1937 में हो गया था। आपको पता होना चाहिए। इससे बाहर जीवन परिचय नहीं आएगा, ना इससे ज़्यादा व्याख्या आएगी। ठीक है? बात को याद रखिएगा। अगला देखिए क्या है? मैथिली शरण क्या है? गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त की बात अगर हम करते हैं तो मैथिली शरण गुप्त में साहित्यिक परिचय की बात करते हैं तो इनका जन्म जो 1886 में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था और मृत्यु कितने में हुआ था? 1964 में हो गया था। इस बात को याद रखे रहिएगा। अब देखिए अगला अगला जो जीवन परिचय हमने अभी बताया कि ये लेखकों को परिचय है सुमित्रानंद पंत। अगर सर जी बाय द वे सब मिल जाएंगे तब क्या करेंगे? तो जो आपको बहुत बेस्ट आ रहा होगा वही लिख के आएंगे परीक्षा में। ठीक है? याद रखिएगा। सुमित्रानंद पंत हैं और सुमित्रानंद पंत जी का जो जन्म हुआ था 1900 हुआ था तो याद रखिएगा अल्मोड़ा में हुआ। अल्मोड़ा कहाँ? काशी में। तो अल्मोड़ा याद रहे काशी में हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 1977 में हुआ था। इस बात को याद रखें। ठीक है? तो अब बात हम किसकी करेंगे? बात हम करेंगे पंचलाइट कहानी। अब पंचलाइट कहानी आप लोग देखते हैं। ठीक है? तो पंचलाइट कहानी में देखिए सारांश इसमें क्या-क्या है। और हाँ, एक चीज़ और बता रहे हैं वीडियो को आप लोग पूरा इतना ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा तो अब आइए हम बात करेंगे किसकी? पंचलाइट कहानी की। ठीक है?